और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का सिलसिला चल रहा है। साथ ही उन हिंदू सिख अफगानों को भी निकाला जा रहा है जो वहां पे बरसों से रह रहे हैं और अब के हालात में परेशान हैं। ऐसे 46 लोगों को लेकर आज वायुसेना का विमान लौटा है। साथ में 3 गुरु ग्रंथ साहब भी लाए गए। सिखों के 3 पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी सोमवार को अफगानिस्तान से पूरी हिफाजत के साथ लाए गए। वायुसेना के विमान से 46 हिंदू सिख अफगान नागरिकों के साथ इन्हें वापस लाया गया। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से निकल कर आना इनके लिए नई जिंदगी जैसा है। वो जो हम वीडियो में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, डिफरेंट है जो वो हम नजदीक से देखते हैं। नजदीक से ऐसी है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि पहले से जो अफगान नागरिक भारत में हैं, उनकी मुश्किल अलग है। उनमें से बहुत सारे लोगों को यहाँ शरणार्थी का दर्जा हासिल नहीं है। सोमवार को उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र की मान्यता चाहिए, तभी यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। वहाँ पे आपको पता है सिचुएशन बहुत खराब है, तो हम लोग यहाँ पे आए यूएन ऑफिस में। हम ये रिक्वेस्ट करें कि हम कब तक यहाँ पे रहें और हमारे फ्यूचर का कोई पता नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं महिलाओं के पास, उनको स्कूल की कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब हमें काम नहीं है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। बीते कुछ दिनों में लगातार मुश्किल हालात के बीच अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 1000 लोग वहां से निकाले जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद खराब होते सुरक्षा हालात के बीच वहां से बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में जुटा है, बल्कि अफगान नागरिकों को भी वहां से निकाल रहा है जो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते। अफगानिस्तान के हालात पर गुरुवार की सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के मौजूदा हाल पर सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देंगे, जिन्हें अब न्योता भेजा जा रहा है। विदेश मंत्री ने आज ट्वीट करके कहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बाकी की जानकारियां देंगे। खबर है कि हुर्रियत के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 2 दशकों से अधिक समय से हुर्रियत अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर पाबंदी लगाए जाने की खबरों के बीच कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर लगा तहरीके हुर्रियत कश्मीर का बोर्ड भी उतर गया। सरकार का तर्क है कि ये समूह पिछले 2 दशकों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि उसने यहां जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों को यूएपीए के तहत बैन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इनमें गिलानी का गुट चरमपंथी माना जाता है, जबकि उमर फारूक का नरमपंथी। दोनों पर पाबंदी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक प्रपोजल दिल्ली भेजा है। इस कानून के तहत इस संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यूएपीए एक्ट के तहत सरकार अब तक जमात इस्लामी और जेकेएलएफ को साल 2019 में ही बैन कर चुकी है। हुर्रियत के चैनल से सीट्स प्रक्योर करके पाकिस्तान में पढ़ने के लिए, खासतौर पे एमबीबीएस की जो सीट्स के लिए गए, उसके दौरान जो पैसे की कलेक्शन हुई और वो पैसा आगे हुर्रियत के जरिए से, हुर्रियत के चैनल से जो टेररिज्म को फंड करने के लिए इस्तेमाल हुआ। दरअसल केंद्र सरकार को ये भी सूचना मिली है कि शिक्षा और धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर युवाओं में अलगाववाद और कट्टरता के बीज बोया जा रहा है। अनुच्छेद 370, डोमिसाइल कानून व अन्य मुद्दों को लेकर युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हुए हैं। अलगाववादी सोच से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी से बाहर रखने से लेकर उनके पासपोर्ट तक कैंसिल कराने तक की कार्रवाई की जा रही है।
अब सेंटर की ये पॉलिसी है कि जो भी सेपरेटिस्ट माइंडसेट का है उससे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, उसको पासपोर्ट के लिए भी दिक्कत आएगी। तो हर तरीके से जो एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है सेंटर की टुवर्ड्स टेररिज्म, उसे फॉलो करता हुआ यही वजह है कि ये जो प्रपोजल है वो मूव किया गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाले 25 साल के युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। घटना 22 अगस्त की है। गोविंद नगर के बाणगंगा इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान 25 साल के तस्लीम के रूप में हुई है। मामले में 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 25 अज्ञात लोगों की पहचान हो रही है। प्रशासन का कहना है कि लोगों के भड़काने में पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों का हाथ है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। इंदौर के गोविंद नगर इलाके में चूड़ियां बेचने आए तस्लीम की कुछ गुंडों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्लीम ने आरोप लगाया कि उससे पैसे और मोबाइल भी लूट लिया गया। यहाँ पे माल खोस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान है, मुसलमान नाम पूछ के मारा ज्यादा। पीड़ित घटना के बाद थाने नहीं पहुंचा। देर रात कई लोगों ने थाने का घेराव किया, तब पुलिस ने गैर कानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने उस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और चूंकि पुलिस के पास में वीडियो था ऑलरेडी, तो पुलिस ने जो है उस वीडियो से आरोपियों की पहचान कर ली है। उसमें से 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं जो कि उसमें लीड रूप में मारते हुए उसको दिख रहे हैं, बाकी को प्रवोक कर रहे हैं। पीड़ित के साथ मारपीट हुई है और मारपीट करने वाले कुछ लोग हैं। आगे वो किससे जुड़े हुए थे, किससे नहीं जुड़े हुए थे, ये विवेचना का विषय है। वो घटना के बाद जिन लोगों ने थाने का घेराव किया, प्रशासन का उस मामले में कहना है कि इसके पीछे पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन के लोग हो सकते हैं। सेंट्रल कोतवाली थाने में जिस प्रकार के प्रदर्शन रात में हुए, जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया, वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई, पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है, उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की। दोनों तरफ से एफआईआर कल हुई है। कल भी जो देखने में आया, जो हम लोगों को सूचना मिली, उन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया। सच्चाई क्या है? वहीं गृह मंत्री ने बयान दिया कि नाम बदलकर चूड़ी बेचने की वजह से लोग उग्र हुए। वो चूड़ी बेचता था, चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं। मॉनसून सत्र में सरकार ने विधानसभा में बताया था कि मार्च 8 को धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने के बाद राज्य में धर्म बदलकर शादी करने के 28 मामले दर्ज हुए, जिसमें 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा 5 मामले इंदौर में दर्ज हुए। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में 2 समुदायों के बीच टकराव की कई घटनाएं हुई। 13 अगस्त को बॉम्बे बाजार में वाल्मीकि समुदाय की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उनके चाचा के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। 15 अगस्त को झंडा वंदन के बाद नारों को लेकर कथित तौर पर 2 समुदायों में एक सोसाइटी में झड़प हो गई। 15 अगस्त को ही राजबाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के मंच और मंच के नीचे से 2 समुदायों के बीच उन्मादी तरीके से धार्मिक नारे लगे। इंदौर की घटना से 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्यों सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालवा में ऐसे मामलों की बाढ़ आती जा रही है, और दूसरा कि पहचान छिपाने के आपराधिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी सामाजिक वजह भी ढूंढनी होगी कि आखिर क्यों कोई पहचान छिपाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। बड़ी खबर में ब्रेक के बाद देखिए, सिद्धू अपने सलाहकारों की वजह से घिरे। पंजाब की सियासत एक बार फिर गर्म है। नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही 2 सलाहकारों की वजह से घिर गए हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों सलाहकारों को सिर्फ सलाह देने तक सीमित रहने को कहा है और विपक्ष भी सिद्धू पर हमलावर है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन से लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू को अंदाजा नहीं था
कि उन्हें अपने ही सलाहकारों की वजह से फजीहत उठानी पड़ेगी। उनके एक सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने फेसबुक पर लिखा, कश्मीर कश्मीरियों का है। भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कश्मीर को हड़प लिया है और अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो धारा 370 और 35A रखने की जरूरत क्या थी? राजा हरि सिंह के साथ विशेष समझौता क्या था? लोगों को बताएं कि समझौते की शर्तें क्या थीं। माली यहीं नहीं रुके। एक दूसरी पोस्ट में तालिबान की हिमायत करते हुए उन्होंने लिखा, अब सिखों और हिंदुओं की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। वो देश के हालात को बेहतर बनाने के लिए राज करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। माली ने एक पंजाबी पत्रिका जन तक पैगाम के जून 1989 अंक का कवर पेज शेयर करते हुए इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया और लिखा कि हर दमन की हार होती है। अब विरोध के बाद उनका बयान सुनिए। मैं देखो जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरिया पोस्टां देखो, ओही मेरा वर्षन आ। सिद्धू के दूसरे सलाहकार भी पीछे नहीं हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की निंदा करने पर सवाल उठाए हैं। इन बयानवीरों पर सिद्धू घिर गए हैं। अपनों के साथ विपक्ष उन पर हमलावर है। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? तो हम कहते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर ने डिसरिस्पेक्ट की मुख्यमंत्री की, तो सिद्धू साहब कौन सी अच्छी भाषा बोलते हैं? सिद्धू साहब ने खुद कहा हुआ कि कौन सा कैप्टन, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद। लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का मानना है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैंने जानकारी ली थी, सिद्धू जी और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन साफ है कि सिद्धू के सलाहकार वक्त और मौके की नजाकत को समझने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।